हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम सूरज और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूँ। तो वेलकम टू द कॉन्सेप्ट लैब। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो और अगर आप हमारी वीडियोस देखते हो तो आप इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और आप हमारे साथ क्या रहिए, जुड़े रहिए। आपको क्लास 12 के सब क्लासेस क्या होंगे, मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ में। आज हमारा टॉपिक है हमारे पास में क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या टॉपिक है आपके पास में? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास में, हमने पढ़ा था कि किसी भी सरफेस के पास में कुछ ना कुछ चार्ज जरूर होता है। तो अगर किसी सरफेस के पास में कुछ ना कुछ चार्ज होगा तो उससे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे, पास करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली किसे कहते हो कि किसी भी सरफेस से जो भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करें, पास करें, उसी सरफेस को उसका क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। जैसे जितनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, जैसे मैं कहूं कि मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक ये बुक है, जैसे मान लो नोटबुक है, तो इस नोटबुक से मान लो जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, वो इसका क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगी। जैसे मैं बात करूं यहां पर, तो देखिए इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली, यानी कैसे नॉर्मली पास करती हैं, नॉर्मली परपेंडिकुलरली पास करती हैं किसी भी सरफेस से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो उसका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। तो देखो जरा कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने आपके पास में एक सरफेस ले लिया, जिस सरफेस का एरिया आपके पास में क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ, और इस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, 1, 2 और 3। ऐसे ही आपके पास में सेम मतलब सेम एरिया का क्या ले लिया, एक और फील्ड सरफेस ले लिया, उससे हम लोगों ने ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करा दी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ से क्या देख पा रहे होगे कि जो आपके पास में सेम एरिया होने की वजह से भी, तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, उतना उसका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो रहा है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कैसे होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हाँ सर, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो मान लीजिए कोई सर्फेस होगा, जैसे मान लो ट्रेन का गेट है, ट्रेन के गेट से 2 लोग निकल रहे हैं और उसी ट्रेन के गेट से मान लो 5 लोग निकल रहे हैं, तो 5 लोग निकलेंगे तो डिब्बा क्या होगा, जल्दी खाली हो जाएगा। तो वही बात हो गई, यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही थी, यहाँ पर कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही थी, तो इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम देखने को मिलेगा, इसका ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ से कहोगे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, वहीं आप इस तरफ आ जाइए। इस तरफ क्या कर रहे हो कि हमने क्या कर लिया, एरिया और ज्यादा बड़ा कर लिया। आपके पास में क्या कर लिया, एरिया और ज्यादा बड़ा कर लिया। तब आप देखोगे कि वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से पास नहीं हो पाएंगी, कुछ ऊपर से निकल जाएंगी, कुछ नीचे से निकल जाएंगी। यानी जितना बड़ा ज्यादा एरिया होगा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या भी कैसे होंगी, उतनी ही ज्यादा पास होंगी। तो आप यहां से ये कह सकते हो कि जो आपके पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो आपके पास में एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समझ के बात में, यानी जो सरफेस का जो एरिया है उसके वो कैसे होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, जैसे हम कहें कि एक ट्रेन का ही गेट है और उस ट्रेन के गेट से मान लो उसको बड़ा कर दिया गया, तो जब वो बड़ा कर दोगे उससे, तो उससे ज्यादा नंबर ऑफ पीपल क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। उसी तरीके से किसी सरफेस का एरिया अगर आप बड़ा कर देते हो तो उससे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, पास करेंगे। तो जब आप यहाँ पर ये देखते हो कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, तो हम इन दोनों को, ये किस केस में, जब कैसे रखा हुआ है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है, यानी आपके पास में किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी सरफेस कैसे रखा हुआ है, नॉर्मल रखा हुआ है, तब आपके पास में ये केस देखने को मिलता है। तो जब आपके पास में ये केस देखने को मिलता है तब आप यहां से क्या कहोगे कि फाई इक्वल्स टू आपके पास में ई ए आ जाएगा, दोनों को मिला करके रख देंगे और किसी कांस्टेंट की वैल्यू आप क्या मान लोगे, 1 मान लोगे, तो फाई इक्वल्स टू ई ए आ गया। ओके, अब हम इस बात को कहते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास में ये नोटबुक है और इस नोटबुक को इस तरीके से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लो ऐसे पास कर रही होंगी, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में इसको परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तब आपके पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं ये बात कहता हूं कि अगर इस सरफेस को मैं किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रख दूं, थीटा डिग्री एंगल पर रख दूं, थीटा डिग्री एंगल पर रख दूं, या मैं इसको क्या कर दूं, ऐसे बेंड कर दूं, ऐसे इंक्लाइन कर दूं, तब आपके पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही हमारे पास में क्या थी, चाहे तो सरफेस को बेंड कर दो, चाहे तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे इंक्लाइन पर मूव करा दो। तो हमने सरफेस को इस तरीके से रखा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे पास कराएं, ऐसे पास कराएं, यानी इस ए सरफेस एरिया के सरफेस से इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही थी, पास कर रही थी। तब जाकर के इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो हमने मान लीजिए इस सरफेस को इस तरीके से अज्यूम कर लिया, इस तरीके से रखी हुई है। ओके, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ पर एरिया वेक्टर का सबसे ज्यादा मेन रोल होता है। किसका होता है बेटा, एरिया वेक्टर का। अब एरिया वेक्टर क्या होता है, किसी भी सरफेस की क्या बताने में, डायरेक्शन बताने में इस एरिया वेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे मैं कहूँ ये आपके पास में पूरा एक बोर्ड है, इस बोर्ड का एरिया वेक्टर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इस बोर्ड का जो एरिया वेक्टर होगा वो उसकी डायरेक्शन बताएगा, या तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स होगा या परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स होगा। जैसे मान लो मेरा ये हाथ है, इस हाथ से मैं बोलूँ कि इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा, तो आप बोलोगे या तो सर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स होगा या परपेंडिकुलरली इनवर्स होगा। तो एरिया वेक्टर क्या, कि जो भी आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा, उसी एंगल को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए देखते हैं। तो मान लीजिए ये सरफेस थी और ये सरफेस इस तरीके से परपेंडिकुलर रखी हुई है, ये सरफेस आपके पास में क्या हुई, इस तरीके से परपेंडिकुलर रखी हुई है। आप देख रहे हो इस तरीके से इसमें क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है इस तरीके से। तो इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, परपेंडिकुलरली हमने बाहर की तरफ इस तरफ मान लिया, जो कि ये माना है। तो हमने देखा कि इसने ई के साथ में, इस एरिया वेक्टर ने इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाया,
थीटा डिग्री का एंगल बनाया। क्योंकि आप जानते हो ई आपके पास में एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब आप इसके कंपोनेंट करोगे तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया ई कॉस थीटा और वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा ई साइन थीटा। क्योंकि ई हम लोग चूंकि ई कॉस थीटा की डायरेक्शन और ए की डायरेक्शन एक ही होने की वजह से हम इस कंपोनेंट को लेते हैं, तो क्या देखोगे आपके पास में फॉर्मूला क्या बनेगा, फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। आपके पास में क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा। जब आपके पास में कोई भी सरफेस इंक्लाइन पर रखी होगी यानी थीटा डिग्री एंगल पर रखी होगी, तब आपके पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा बनेगा। आप लोग समझ पा रहे होगे बातों को, ठीक है। और जो थीटा होता है वो किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में बना हुआ एंगल होता है इस बात को। तो फाई इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास में, ई ए कॉस थीटा हो गया। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो फाई इक्वल्स टू आपके पास में क्या देखने को मिलेगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर देखने को मिलेगा। इतनी बात आप सब लोगों को क्या हो पा रही होगी, समझ पा रहे होगे। सीधा सीधा कैसा कॉन्सेप्ट है, सीधा सीधा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में बने हुए एंगल का कॉन्सेप्ट है। ओके, तो आप देखोगे कि जब कोई सरफेस परपेंडिकुलरली रखी होती है तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है। और जब कोई सरफेस क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में कैसे रखी होगी, पैरेलल देखने को मिलेगी, तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना देखने को मिलेगा, जीरो देखने को मिलेगा। चलो आपको एक सही तरीके से समझाते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पास ये कोई आपके पास में एक सरफेस है और ये सरफेस किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे रखी हुई है, पैरेलल वो परपेंडिकुलरली रखी हुई है। यानी मान लीजिए मेरे पास कोई एक सरफेस है, ये सरफेस किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे रखी हुई है, परपेंडिकुलरली रखी हुई है। आप जानते हो परपेंडिकुलरली रखी हुई है तो इसका कुछ ना कुछ एरिया वेक्टर जरूर होगा, तो हमने कहा इसी डायरेक्शन में इसका क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा। तो हमने क्या मान लिया, उसको ए वेक्टर मान लिया और ये ई वेक्टर, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे कि इसमें एरिया वेक्टर भी इस साइड हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस साइड है। तो जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो थीटा की वैल्यू आपके पास में क्या देखने को मिलेगी, थीटा की वैल्यू आपके पास में 0 डिग्री देखने को मिलेगी। तो अभी फॉर्मूला सीख के आए हो, ई ए कॉस थीटा क्या होगा, ई ए कॉस 0 होगा, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास में क्या होगा, फाई होगा। वही तो निकला था पीछे, यही तो निकला था आपके पास में, फाई इक्वल्स टू ये जब परपेंडिकुलर, तो हमने उसको डायरेक्ट मान लिया, चाहे ऐसे करके मान लो, बात एक ही होनी है आपके पास में। तो जब कोई सरफेस किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखी होती है तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास में क्या देखने को मिलेगा, फाई इक्वल्स टू ये देखने को मिलेगा। ओके, अब बात आती है कि अगर मान लीजिए कोई भी सरफेस, ये एक सरफेस मान लिया हमने, इस तरीके से कोई एक सरफेस है, ये सरफेस किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे रखी हुई है, पैरेलल रखी हुई है। ये भी किसी भी सरफेस में कैसे रखी हुई है, पैरेलल रखी हुई है। इस सरफेस का एरिया ए होगा, सरफेस का एरिया होगा, और एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ क्या होगा, हमने ए वेक्टर मान लिया, और ये आपके पास में यानी इसी से अज्यूम करो, जैसे मान लो ये आपके पास में कोई भी सरफेस है और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे पास कर रही हैं, ऐसे पास कर रही हैं। तो तुम देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी पास होना क्या होगा, इस सतह से ऐसे निकले, जबकि ये कैसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं। तो इस वाले जगह से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, ना कि यहाँ से। और इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा आपके पास में, ऊपर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स होगा। तो इस तरीके से एरिया वेक्टर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, दोनों के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या देखोगे, फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस 90। तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 देखने को मिलती है। तो आपके पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या देखने को मिलेगा, 0 देखने को मिलेगा। तो यहाँ से क्या बात निकल करके आई, यहाँ से एक बात निकल करके आई कि जब कोई सरफेस किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ये होगा। और जब कोई सरफेस किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे रखा होगा, पैरेलल रखा होगा, तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुम्हारे पास में क्या देखने को मिलेगा, तुम्हारे पास में 0 देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री बनता है। यहाँ एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बनता है, 90। इसी हिसाब से 0 आता है और इसी हिसाब से क्या आता है, ये आता है। आप तो सिर्फ इतना याद रखो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर कोई सरफेस किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखी होती है तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये होता है, और अगर कोई भी सरफेस किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलल रखी होती है तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास में क्या होता है, 0 देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो गई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास में और बातें सीखिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास में एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा होता है। ओके, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, आप सब बच्चे जानते हो। ई का क्या होता है, ई का आपके पास में डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, और ए का क्या होता है, एरिया का L2 होता है। कॉस थीटा कोई डायमेंशन लेस होता है, थीटा का कुछ नहीं होता। तो यहाँ से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ML3 T माइनस 3 ए माइनस 1 आपके पास में क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, जैसा कि आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, और ये किन किन बातों पर डिपेंड करेगी, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन 3 बातों पर ही डिपेंड करेगी। पहला बात क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर। दूसरा उसके सरफेस एरिया पर। तीसरा जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन यानी किस एंगल पर रखी हुई है, कोई भी सरफेस किस एंगल पर रखी हुई है उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो इन 3 बातों पर आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास में डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव 0 कैसे, कि जब किसी सरफेस के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, आ रहा होगा, तब आपके पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या देखने को मिलेगा, सॉरी यहाँ से क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड्स होंगी, तब आपके पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव देखने को मिलेगा। वहीं आपके पास में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही होंगी तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास में कैसे देखने को मिलेगा, नेगेटिव देखने को मिलेगा। और जितनी किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली हैं और दूसरी जगह पर जाकर के क्या हो गई हैं, आउटवर्ड्स हो गई हैं, वहाँ पर आ गई हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास में क्या देखने को मिलेगा, 0 देखने को मिलेगा। तो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी
0। यस और नो बेटा, इतनी बात आप सब बच्चों को क्या हो रही होगी, अच्छे से समझ पा रहे होगे। ठीक है, अगर इतनी बात आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होगे तो चलिए हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। अब आगे मूव करते हैं तो आगे आपके पास में इसी से रिलेटेड एक लॉ आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हो, गॉस लॉ बोलते हो। क्या बोलते हो आप इसको, गॉस लॉ। तो देखो अभी सीधी सिंपल सा बात याद रखो, जैसे हमने कहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमने एक फॉर्मूला ये ड्राइव किया, फाई इक्वल्स टू ई ए, जब कोई सरफेस कैसे रखी होगी, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखी होगी। तो दूसरी तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और फॉर्मूला बताने के लिए हमारी मदद किसने की, गॉस ने की। तो गॉस ने किसी भी क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका बताया। कैसी सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस के लिए। तो क्या डेफिनेशन होती है इसकी कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मल यानी पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस से और कोई भी शेप से, कोई भी शेप के होगे। तो अगर ये बात होगी तो ये तो किसके बारे में बात हो रही है, ये तो आपके पास में ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में ही बात हो रही है, इसके बारे में ही बात हो रही है कि किसी भी सरफेस से जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, यानी जो भी उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो सरफेस के पास में जो भी चार्ज होगा उसका 1/ε0 टाइम्स होगा। उस सरफेस के पास में जो भी चार्ज होगा उसका 1/ε0 टाइम्स होगा, वो क्या, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी फाई इक्वल्स टू आपके पास में क्या देखने को मिलेगा, Q/ε0 देखने को मिलेगा। फाई इक्वल्स टू आपके पास में क्या देखने को मिलेगा, Q/ε0 देखने को मिलेगा। ओके, इतनी बात समझ पा रहे होगे। तो चलिए आप अपन इसकी क्या करते हैं, डेरिवेशन करके देखते हैं। तो आपके पास में क्या होगा कि इसकी डेरिवेशन करके देखते हैं। तो हम आपको एक बात बताएं, जैसे मैंने कहा मेरे पास कोई भी ये शेप है, बात समझे ना, जैसे मैंने कहा मेरे पास कोई भी क्या कर सकते हैं, ये शेप मान लो आपके पास में कोई भी एक क्लोज शेप है। अब मेरे को क्या करना है, इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ही मैं इसके एक छोटे से हिस्से को क्या कर लूँगा, छोटे से हिस्से का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लूँगा और फिर मैं क्या कर दूँगा, इसको इंटीग्रेट कर दूँगा ना सबको, तो मैं इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने में क्या होगी, मेरे को आसानी होगी। जैसे अपन इंटीग्रेट करते थे, तो सबसे पहले मान लो मैं इस छोटे से हिस्से का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूं, तो मैं कहूँगा ये पूरी सरफेस अगर एस है तो इस वाले हिस्से को मैं क्या मान लूँगा, ds मान लूँगा। तो अगर मैंने इस वाले हिस्से को ds माना, इसका जो छोटा सा एलिमेंट माना, तो जब अगर इसका ds है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी आपके पास में क्या होगा, d फाई होगा, छोटा ही तो होगा ना। तो आप क्या बोलोगे कि फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ds होगा। ठीक है, और जब मैं इसका पूरे का इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल करके आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैंने क्या, छोटे से पूरी सरफेस में से एक छोटे से टाइनी एलिमेंट को लिया जिसका मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला, फिर मैंने उसको सबको एलिमेंट करके मैंने क्या कर लिया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया। ठीक है, तो आपके पास में इस फॉर्मूले को क्या करना, आप लोग जरूर याद रखना, गॉस लॉ में क्या होता है, मददगार होता है। तो चलिए देखिए किस तरीके से करते हैं। तो हमने कहा हमारे पास में कोई एक प्लस क्यू चार्ज था जो कि सेंटर ओ पर रखा था। इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से मान लीजिए किसी पॉइंट पी पर आपको क्या फाइंड करनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी थी। तो हम इसने इस प्लस क्यू चार्ज के चारों एक आर रेडियस का क्या कर लिया, एक गॉसियन सरफेस बना लिया। कैसा सरफेस बना लिया, गॉसियन सरफेस, जो कि क्या बता रहा है, ये आपके पास में एक क्लोज्ड सरफेस है। कैसी सरफेस है, एक क्लोज्ड सरफेस है। तब आप देखते हो कि क्या देखोगे, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण अगर आप किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हो तो जिसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, उसका फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r, और डायरेक्शन क्या हो जाती है इसकी, अलोंग OP वेक्टर। ओके, किसी भी चार्ज की वजह से अगर आप किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हो तो उसकी बात हो जाती है। अब हमने क्या किया, इस पूरी सरफेस का S मान लो और हमने इस छोटा सा एलिमेंट क्या ले लिया, ds ले लिया, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा आपके पास में, तो d फाई इक्वल्स टू a भी ले सकते हो, s भी ले सकते हो, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर होगा। ठीक है, इसको अगर ओपन करते हो तो EDS क्या होगा, EDS cos थीटा हो जाएगा। चूंकि ये सेम डायरेक्शन में है तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 देखने को मिलेगी, तो हमने इसको EDS लिख दिया। ओके, इस इक्वेशन से वैल्यू क्या पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, तब आप देखोगे जो d फाई निकला होगा, छोटा सा एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला होगा, वो कितना निकला होगा, 1/4πε0 Q/r² इंटू ds। अब ये तो छोटे से टाइनी एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला। अब आपको इसको पूरे का अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो आप इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो d फाई इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r² इंटू ds। तो इसमें से सब चीज़ें क्या ले लीजिए, बाहर ले लोगे, तो 1/4πε0 Q/r², और इसका क्या कर लोगे आप लोग, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो ds रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या कर रहा है, ये जो आपके पास में गॉसियन सरफेस है ना, उस गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी जो s है, ये जो ds है, नहीं छोटे 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 हिस्से कर करके जोड़ा गया होगा ना, तो ये पूरी सरफेस एरिया का क्या हो गया, वो टोटल सरफेस एरिया हो गया इसका, पूरी गॉसियन सरफेस का। तो इसको यहाँ पर क्या बताओगे कि 1/4πε0 Q/r² इंटू टोटल सरफेस एरिया किसका, गॉसियन सरफेस का। तो 1/4πε0 Q/r², किसी भी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr² होता है आपके पास में। ओके, तो इस 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, इस r² से r² कैंसिल हो जाएगा, तो पाई इक्वल्स टू आपके पास में क्या फाइंड हुआ, Q/r²।
एप्सिलॉन नॉट फाइंड हो। फाई इक्वल्स टू क्या हुआ आपके पास में, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या यही प्रूफ करना था, क्या हमने यही माना था आपके पास में, यही आपके पास में क्या हुआ, गॉस लॉ के कारण से आपके पास में फॉर्मूला ड्राइव होता है। तो पाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमने किस तरीके से प्रूफ किया, जरा आप लोग देख सकते हो कि हमने माना कि किसी सेंटर ऊपर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ, इस प्लस क्यू चार्ज के चारों आर रेडियस का हम लोग क्या बनाते हैं, गॉसियन सरफेस बनाते हैं। तो आप जानते होगे प्लस क्यू चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। हम छोटा सा एक टाइनी एलिमेंट ले लेते हैं जिसका एरिया वेक्टर ds और e कैसे सेम डायरेक्शन में होंगे, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा d फाई e वेक्टर डॉट ds यानी सेम डायरेक्शन में होने की वजह से eds हो जाएगा। e की वैल्यू 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर रख दोगे, ds रख दोगे, इस टर्म को अब इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि सब पूरा सरफेस एरिया बताना पड़ेगा ना, किसकी इस टोटल सरफेस एरिया की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो ये सब कुछ बाहर ले लिया, ये आपके पास में किसको, टोटल सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका फॉर्मूला कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इस 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपके पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक छोटी सी बात और याद रखना कि अगर मान लीजिए सरफेस के पास में कोई भी चार्ज नहीं है, तो क्यू की वैल्यू आपके पास में क्या देखने को मिली, 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या देखने को मिलेगा, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी पाई इक्वल्स टू 0। यानी यहाँ से क्या बात समझे, अगर किसी भी सरफेस के पास में कोई भी चार्ज नहीं होगा तो उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास में क्या देखने को मिलेगा, 0। यानी उस सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या नहीं कर रही होंगी, पास नहीं कर रही होंगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई तो लास्ट आपके पास में क्वेश्चन आता है कि गॉस लॉ की हेल्प से, गॉस लॉ की हेल्प से आप बताइए कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज और कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करिए, डिराइव करिए। क्या क्या डिराइव करिए आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज और कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर, मतलब गॉस लॉ आना चाहिए उसमें, मतलब पाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होना चाहिए, आना चाहिए। चलो करके देखते हैं। जैसे हमने वही अज्यूम किया, मान लीजिए आपके पास में प्लस क्यू चार्ज था, इसके चारों एक गॉसियन सरफेस बना ली, और हमने बोला कि इससे के कारण किसी पॉइंट पी पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो हमने कहा ठीक है भाई अज्यूम कर लेते हैं, ये वाला बताना। सारे बच्चे जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो भी यहाँ डिस्टेंस चार्ज दिया होगा उसको मान लेंगे। ठीक है, तो आप जानते हो इस अगर सरफेस का एरिया मान लीजिए क्या होगा आपके पास में, अगर ए होगा इस स्क्वायर का, तो आप जानोगे सरफेस एरिया ए है, तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हुआ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस ए, तो फाई इक्वल्स टू क्या हो गया, ई इंटू ए हो गया। ओके, अब मानते हैं कि बाय गॉस लॉ हमने क्या पढ़ रखा है, गॉस लॉ भी तो पढ़ रखा है। गॉस लॉ क्या होता है, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप देखोगे ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मैग्नीट्यूड में कैसे होंगी, सेम देखने को मिलेंगी। जब सेम देखने को मिलेंगी तो ई इंटू ए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हो, ई इंटू ए इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ई सरफेस एरिया क्या होता है किसी भी स्फीयर का, 4 पाई, कितनी रेडियस है, आर है, तो यहाँ पर क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो गया 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी ई बराबर आपके पास में यहाँ से क्या निकला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम। सॉरी हमने कैसा चार्ज माना है, प्लस क्यू चार्ज माना है ना, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप लोग, प्लस क्यू चार्ज लिखोगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे आप लोग, प्लस क्यू यानी कैपिटल क्यू चार्ज लिखोगे। तो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला निकला, 1 पॉइंट चार्ज की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही आपने क्या देखा था, यही आपने क्या देखा था कि ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये आने के बाद में अब दूसरा क्या पूछ रहा है आपसे, दूसरा पूछ रहा है कि कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ का फॉर्मूला होता है। क्या बताइए, कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ का फॉर्मूला होता है। तो जैसा कि आप जानते होगे, क्या जानते होगे कि क्या जानते होगे कि ये जानते होगे भाई कि आप जानते हो कि कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होता है। ये आपके पास में क्या होता है, कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ का होता है। तो हम क्या करते हैं, हम इस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ मान लेते हैं, इस पॉइंट पर Q रखा हुआ मान लेते हैं। क्या रखा हुआ मान लेते हैं, इस पॉइंट P पर टेस्ट चार्ज Q रखा हुआ मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि आप जानते हो जो कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में एक्ट होता है। तो हम इस पॉइंट पर क्या रखा हुआ मान लेते हैं, इस टेस्ट चार्ज Q को रखा हुआ मान लेते हैं। तो आप देखोगे जब इस टेस्ट चार्ज Q रखा होगा तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट होगा। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी होगी ना, तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q एट पॉइंट P, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ वहां पर E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट करके एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ। ठीक है सर, तो आप F इक्वल्स टू यहाँ से क्या होता था, Q नॉट E होता था कि नहीं होता था। तो यहाँ पे भी क्या फोर्स लगेगा, F इक्वल्स टू Q E लगेगा। F इक्वल्स टू क्या लगेगा, Q E लगेगा। Q की वैल्यू आपके पास में ये लिख देते हैं, और E की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 3 से लिख दीजिए। क्या निकल करके आइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर। तो F का फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। क्या यही आपके पास में कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ है, ये आपके पास में क्या हो गया,
ये आपके पास में Q1 हो गया और ये आपके पास में क्या हो गया, Q2 हो गया। तो ये आपके पास में फोर्स का फॉर्मूला निकल करके आ गया, F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q इंटू कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज और कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को इस फॉर्मूले से क्या कर लिया, ड्राइव कर लिया। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं, वीडियो को छोटा छोटा करके ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए यही कॉन्सेप्ट आपके क्या करेगा, सही रहेगा। चलो एक बार मैं क्या करा देते हैं, रिवीजन से करवा देते हैं। ठीक है, देखो कैसे, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर किसी भी सरफेस से नॉर्मली यानी परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलोगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो बातों पर डिपेंड करेगा, एक कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस से पास कर रही हैं और कितना बड़ा उसका एरिया होगा। तो दोनों कहते हैं एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उनको कंबाइन करके कैसे लिख दिया जाएगा, पाई इक्वल्स टू ये, यानी ये आपके पास में कोई भी सरफेस परपेंडिकुलरली रखी हुई होगी तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास में ये होगा। अब हम ये कहते हैं अगर मान लीजिए कोई भी सरफेस थीटा डिग्री एंगल पर रखी होगी तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या देखने को मिलेगा, तो हम ये कहते हैं अगर थीटा डिग्री एंगल पर कोई भी सरफेस रखी होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में थीटा डिग्री एंगल बनेगा। और जब ये थीटा डिग्री एंगल आपके पास में बनेगा तो इसके कंपोनेंट करते हैं ई cos थीटा और आपके पास में ई sin थीटा। तो यहाँ से फाई की वैल्यू आपके पास में क्या निकल करके आती है, ई cos थीटा निकल करके आती है। ठीक है, तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा। ओके, आपके पास में स्केलर क्वांटिटी है, इसका ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक बात निकल के आती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके साथ पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पाई इक्वल्स टू आपके पास में मैक्सिमम कब होगा, ई इंटू ए होगा। और मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, फाई इक्वल्स टू जीरो। यानी जब आपके पास में परपेंडिकुलर रखा हुआ किसी भी सरफेस, वो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ये आपके पास में कैसे रखा हुआ, पैरेलल रखा हुआ। ठीक है, आगे देखो आपके पास में फिर हमने गॉस लॉ पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक और निकालने का तरीका क्या होगा, जब भी सरफेस के पास में कुछ चार्ज दिया होगा फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक, फिर हमने क्या किया, इसको ड्राइव कर लिया। सबसे पहले इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की हमने, पहले स्मॉल टेनी एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला, फिर हमने क्या कर दिया, उसको इंटीग्रेट कर दिया तो इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया, इसका 4πr स्क्वायर होता है, इससे कैंसिल हो गया तो पाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। ओके, लास्ट वन ऑफ द लिस्ट आपके पास में इस गॉस लॉ की सहायता से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी ड्यू टू पॉइंट चार्ज पर और कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ फाइंड करना था। तो सबसे पहले हम जानते हैं सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, फाई इक्वल्स टू ये होगा। गॉस लॉ क्या पढ़ के आए, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, दोनों को इक्वल कर लिया तो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल करके आ गई। वहीं सेम इस पॉइंट पी पर कितना फोर्स एक्ट हो रहा होगा, तो एफ इक्वल्स टू क्यू ही फोर्स एक्ट हो रहा होगा, ई की वैल्यू वहां से पुट कर दी तो आपके पास में क्या निकल करके आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकल करके आ गया। तो यही आज के लिए क्या है, काफी है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी होती जाएगी। ठीक है, इसके बाद के कॉन्सेप्ट भी हम इस चैनल पर क्या कर देंगे, डाल देंगे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, क्वालिटी ऑफ कंटेंट को देख रहे होंगे और आपको मजा भी आ रहा होगा। ठीक है, और अगर आप सबलगढ़ से बिलोंग करते हो तो सेंटर नंबर 4 सबलगढ़ में हम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों फिजिक्स पढ़ाते हैं। आज क्या हुआ, एक बच्चा कह रहा है कि सर आप हिंदी मीडियम पढ़ाते ही नहीं हो। लोग कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्या करते हैं, फिजिक्स को पढ़ाते हैं। ठीक है, और आप सब लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और आप हमसे जुड़े रहिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो दोस्तों को भेजो ना, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।